बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्लास नोट्स सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट का क्लास नोट्स। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य यानी कि दायित्व बनता है सब्सक्राइब करें, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपने इतिहास बोले तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को मेजर तथा माइनर पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं क्यों ना हो, सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दी गई है। ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है, ना ही रटने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के मात्र से ही आपकी यहाँ पर 40% तैयारी जो है कंप्लीट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो नंबर 2। यदि आपने वीडियो नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे देख लो। वहां पर यानी कि वीडियो नंबर 1 में मैंने इतिहास के सिलेबस को काफी अच्छे ढंग से बताया हुआ है। एक बच्चा भी यदि उस वीडियो को देख ले तो इतिहास के सिलेबस को काफी अच्छे ढंग से समझ पाएगा। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप सभी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सिलेबस का वीडियो देख लेना। इसके बाद हम लोग आज यूनिट 1 में इतिहास के प्रकार को जानेंगे। प्यारे साथियों, चलते फिरते रास्ते में आपसे कोई पूछ ले कि आपने सब्जेक्ट में क्या रखा है तो आप बताओगे इतिहास, तो वो स्वाभाविक सी बात है, आपसे वो एक सवाल जरूर करेगा। उनका सवाल पहला यही रहेगा कि इतिहास के प्रकार कितने हैं, इतना बता दो बस। तो प्यारे साथियों, यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप वहां पे जीरो बटे सन्नाटा हो जाओगे। तो प्यारे साथियों, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये आपके सिलेबस यानी कि विषय वस्तु से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपके 40% की तैयारी होने वाली है इस वीडियो को देखने मात्र से। तो स्किप मत करना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। तो प्यारे साथियों, विद्वानों ने इतिहास को समझने के लिए इन्हें कुल मिलाकर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है, ठीक है। तीन तीन वर्गों में बांटा है। पहला आपका जो होता है प्राचीन इतिहास। जी हाँ, यानी कि भारतीय इतिहास को कुल मिलाकर 3 वर्गों में बांटा है। प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में आपको प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। प्राचीन भारत जो है हमारा प्रारंभ से लेकर यानी कि पाषाण काल से लेकर 1206 ईस्वी तक की जानकारी दी गई है। वहीं बात कर ले मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत को लेकर यहाँ पर बात करें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का काल जो है पीरियड जो है वो मध्यकालीन भारत कहलाता है, ठीक है। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 का पीरियड जो है वो मध्यकालीन भारत कहलाता है। तीसरा आपका आधुनिक भारत। कुल मिलाकर बात करें तो आधुनिक भारत को जो है 1757 से लेकर 1947 तक का पीरियड कहा गया है। तो आपसे सवाल किया जाए कि भारतीय इतिहास इतिहास के कितने प्रकार हैं, तो आप मुख्यतः बोलोगे 3। कौन कौन है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत कब से कब तक है, तो प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। वहीं मध्यकालीन भारत कब से कब तक है, तो 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक। वहीं आधुनिक भारत कब से कब तक है, तो 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक। डेट इज क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे, प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये जान चुके हैं। इसके बाद प्राचीन भारत की ओर हम लोग रुख करते हैं। तो प्राचीन भारत को भी मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसे आप पाषाण काल भी बोल सकते हो। पाषाण काल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पत्थर। पाषाण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पत्थर। पत्थरों का काल, ठीक है। पत्थरों का काल क्यों कहा गया, अब यहाँ पर एक लॉजिक है। पत्थरों का काल क्यों क्या कहा गया, क्योंकि उस समय जो इंसान हुआ करते थे वो झिंगा लाला थे, यानी कि पूर्ण रूप से जानवर की तरह उनका रहन सहन था, ठीक है। जानवर की तरह रहन सहन था, ना ही कपड़ा सब पहनते थे, जो भी था उनका पत्थर ही था। बात कर ले यहाँ पर, तो पत्थर से वो लोग हथियार बनाते थे। पत्थरों के हथियार से वो लोग शिकार करने जाते थे, ठीक है। पत्थर पे ही वो लोग सोते थे। भोजन भी वो लोग पत्थर पे ही बैठकर क्या करते थे। तो कुल मिलाकर इनके पूरे क्रियाकलाप में पत्थर ही जुड़ा हुआ रहता था, इसलिए उसे पाषाण काल कहा गया, ठीक है। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को अभी भी उत्खनन के दौरान बहुत सारी जानकारी मिली है, ठीक है। परंतु हड़प्पा काल में जो मोहरें प्राप्त हुई है उनमें जो भाषा लिखी गई है अभी तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया। उसे अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो है प्यारे साथियों बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, ठीक है। परंतु वो लोग अपनी जानकारी जो है साझा जो करते थे एक दूसरे को मौखिक रूप से करते थे, ठीक है। लिखित रूप से नहीं करते थे। लिखित रूप से नहीं करते थे, जैसे कि हम लोग अभी जैसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो लिखित रूप से दे रहे हैं। परंतु वैदिक सभ्यता में क्या होता था, मौखिक रूप से दिया करते थे। अब यदि बच्चों की पढ़ाई भी जो होती थी पहले वैदिक काल में,
तो गुरुकुल में जो है सभी बच्चों को बैठा दिया जाता था और गुरुजी के मुख से जो बातें वो बोलते थे, बच्चों उसे श्रवण करके उसे याद कर लेते थे। तो समझ सकते हो उसका मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग था कि मुँह से बोलते थे और वो बच्चे जो है वर्षों-वर्षों तक उनकी बातों को याद रखते थे। तो परंतु अब जो है ऐसी बात नहीं रही। इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल जो है इनको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को। वही तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है? ऐतिहासिक काल, वैदिकोत्तर काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऐतिहासिक काल में जो है प्यारे साथियों, इसमें जो है हमारा पूर्ण रूप से उदय हुआ, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। एक-एक बात को काफ़ी सरल तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ़ इतिहास के प्रकार को बता रहा हूँ, ठीक है? इतिहास के प्रकार को बता रहा हूँ। जब मैं आपको इन सभी चैप्टर को पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा और वीडियो को देखने मात्र से ही आपको जो यहाँ पर सारा कुछ समझ आएगा। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितने इंटरेस्टिंग ढंग से हम आपको बोलेंगे, पढ़ाएँगे, आप उतने अच्छे ढंग से पढ़ोगे। तो मैं वादा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो भी बातें होंगी, ना ही आपको उसको लिखने की आवश्यकता है, ना ही रटने की आवश्यकता है। मैं जो बोलूँगा आपको बस याद हो जाएगा। तो समझ सकते हो मैं कितने शानदार तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी मूवी देखते हो आप, तो मूवी को आप रटते नहीं हो, ठीक है? ऑटोमेटिक आपको मूवी याद हो जाती है। तो कहीं न कहीं आप इंटरेस्ट ले रहे हो, मूवी इंटरेस्टिंग होती है, तो उसी तरह मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। तो प्यारे साथियों, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इतिहास के प्रकार कैसे होते हैं, इसकी जानकारी दे रहा हूँ, तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। बस ये आप देख लो। इसके बाद प्राचीन भारत में हम लोग को पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मगध का उदय। इसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है? इसकी जानकारी यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल में कुल मिलाकर आप सभी प्राचीन भारत में आप सभी यहाँ पर पाषाण काल के बारे में पढ़ोगे, यानी कि पत्थरों से जुड़े हुए जो भी जानकारी है उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर प्राप्त करोगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करोगे, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला, यही सब जानकारी प्राप्त करोगे। इसके बाद वैदिक काल में आप सभी अ, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल की जानकारी प्राप्त करोगे। प्यारे साथियों, इसके बाद वैदिक काल में जो है आर्यों की ज़िंदगी, रहन-सहन क्या थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। इसके बाद वैदिकोत्तर काल में भी आप जानकारी प्राप्त करोगे, मगध का उदय किस प्रकार हुआ और मगध जो है सबसे धनी धनी साम्राज्य रहा, क्योंकि मगध के ही समय में लोहे का पता चल पाया, ठीक है? लोहे का पता चल पाया मगध के ही समय में, ठीक है? इसके बाद मौर्य का काल के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, मौर्योत्तर काल की। तो ये सारी जानकारी आप प्राचीन भारत में प्राप्त कर पाओगे। इसका मैं आपको यहाँ पर परिभाषा भी बता देता, परंतु समय का अभाव, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक-एक बात, एक-एक वर्ड अच्छे तरीके से बताऊँगा। पहले आप इन सभी बातों को लिख सकते हो। इसके बाद मध्यकालीन भारत में प्यारे साथियों आप सभी यहाँ पर पढ़ पाओगे। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद उभरे प्रांतीय सत्ता, इसके बाद मुगल काल, ठीक है? ये मध्यकालीन भारत में प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर बात करें सल्तनत काल, यानी कि सल्तनत काल जो है हमारा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है? 1526 ईस्वी के बाद जो है हमारा मुगल वंश आ जाता है। आखिर क्यों आ जाता है 1526 ईस्वी के बाद? तो प्यारे साथियों, गुलाम वंश आता है सल्तनत काल में, इसके बाद खिलजी वंश आता है, इसके बाद तुगलक वंश आता है, इसके बाद सैयद वंश आता है, इसके बाद लोदी वंश आता है। तो लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का अंतिम शासक था हमारा इब्राहिम लोदी। ये बड़े ही क्रूर राजा थे, ठीक है? ये अपने प्रजाओं पर काफ़ी मतलब अत्याचार करते थे। तो प्यारे साथियों, इन सभी बातों से तंग आकर वहाँ के नज़दीकी राजा जो भी थे, वो बाबर को निमंत्रण देते हैं, ठीक है? लोदी से लड़ने के लिए। तो बाबर आते हैं और इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है? और युद्ध में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम पानीपत की प्रथम युद्ध बोलते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और ये युद्ध जो है कहीं न कहीं ज़हीरुद्दीन बाबर को भारत का साम्राज्य बनने में पहली सीढ़ी का काम करता है, ठीक है? तो प्यारे साथियों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो फिर मुगल जो सत्ता आता है। दिल्ली सल्तनत के बाद उभरे प्रांतीय सत्ता, ये दिल्ली सल्तनत के बाद उभरे प्रांतीय सत्ता जो है कब उत्पन्न होता है? तो ये तुगलक वंश, जिस समय फिरोज शाह तुगलक शासक रहते तो उसी समय जो है आसपास के छोटे छोटे राज्यों में जो है अपने आप को बहुत सारे राजा जन्म देने लगते हैं, अपना छोटा-छोटा साम्राज्य बनाने लगता है, ठीक है? तो प्यारे साथियों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है? इसके बाद बंगाल के बारे में जानेंगे, गुजरात के बारे में जानेंगे, ठीक है? बंगाल के नवाब। इसके बाद मुगल काल में हम लोग ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में जानेंगे, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत में प्यारे साथियों, आधुनिक भारत जो है 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। आधुनिक भारत की शुरुआत कब हुई थी? 1757 से लेकर
1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ठीक है। आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई थी और राजपूत संघर्ष किस प्रकार रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना किस प्रकार रहा। 1857 भारत की आज़ादी का पहला विद्रोह। जी हाँ, 1857 की जो क्रांति रही, सिपाही विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे नाम काफी ज्यादा उभरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो गुलाम थे अंग्रेजों का, तो हम गुलामों की पहली लड़ाई 1857 में ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1857 की क्रांति जो है काफी ज्यादा फेमस रहा था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे, सिर्फ नाम के शासक थे, क्योंकि काम सिर्फ अंग्रेजों का हुआ करता था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। इसके बाद 1947 में हमारा भारत आज़ाद किस प्रकार हुआ था, इनमें किनके किनके मतलब अहम योगदान रहे। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इतिहास की जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहा कि इतिहास के प्रकार क्या क्या हैं और मुझे पढ़ने क्या क्या हैं, इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दी। अब वीडियो नंबर 3 में मैं आपको और भी अच्छे ढंग से बताऊंगा, ठीक है। तो यदि आपने भी इतिहास जैसे सब्जेक्ट को एमजीसी या एमडीसी में रखे हो या मेजर या माइनर के रूप में रखे हो, तो प्यारे साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।